राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को आज पुण्यतिथि पर सारा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर सुबह ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्गीय अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण करने वालों को फौरी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। देश में इस वर्ष के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इस नाम को औपचारिक रूप दे दिया गया है। चांद से सिर्फ 163 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। 17 अगस्त को अलग होगा लैंडर मॉड्यूल। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से 66 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर मकान ढहने से घायलों को बचाने और मलबे से शव निकालने के लिए अभियान जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ज्यादातर मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, जहां 13 अगस्त को भारी बारिश शुरू होने के बाद से 60 लोगों की मौत हो गई। आज यानी 16 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें कि वे भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय राजधानी में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का आधिकारिक नाम बदलने को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के स्वतंत्रता संग्राम में जवाहरलाल नेहरू के महान योगदान को कभी नहीं छीन सकते। आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। वह पीके अग्रवाल का स्थान लेंगे। शत्रुजीत सिंह कपूर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सारा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा दशकों तक चली, जिसके दौरान वह भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। उनके नेतृत्व में अर्थशास्त्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास का युग आया। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी के कार्यकाल की विशेषता सुशासन, आर्थिक सुधार और विदेश नीति पहल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी, जिसने भारत के वैश्विक कद को ऊंचा किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल में अध्यापक थे। उनकी शुरुआती शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही अटल जी ने राजनीतिक विषयों पर वाद विवाद, प्रतियोगिताओं आदि में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और देश की राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। वहीं कठिन समय में भारत का कुशल नेतृत्व करने वाले और देश में पहली बार सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाकर दिखाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोशल मीडिया पर भी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्गीय अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी भारत रत्न वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने फोरेंसिक विज्ञान में रुचि लेकर अपना करियर शुरू करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विद्यार्थी संस्थान की सशक्त नींव सिद्ध होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित करना है। जितने भी पहले बैच में प्रवेश लेने वाले 9 आगंतुक छात्र हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने प्रदेश के पहले फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के अपने करियर को आगे बढ़ाने में रुचि दी है। ये आप में से ज्यादातर छात्रों के लिए जिन लोगों ने इस फील्ड की थोड़ी पढ़ाई की है या जिनका बैकग्राउंड ऐसा होगा, उन लोगों के लिए इसके क्षेत्र में के बारे में कुछ जानकारी उन्हें होगी, लेकिन शेष अन्य छात्र छात्राओं के लिए यह एक नया फील्ड है, लेकिन इसमें फ्यूचर है और इस दृष्टि से आपके लिए इसमें एक संभावनाएं निकलेंगी। उन संभावनाओं को ही राज्य सरकार ने एक नई उड़ान देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के गठन का निर्णय लिया और इसका पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि पहला सत्र अभी प्रारंभ हो रहा है, इंस्टीट्यूट के शिलान्यास की औपचारिकताएं हम लोग 2021 में प्रारंभ कर चुके हैं। निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहुत शीघ्र फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट तैयार होगा। इंस्टीट्यूट के उद्घाटन का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और उस समय हम लोगों का वहां आगमन भी होगा। लेकिन अब इस इंस्टीट्यूट के न्यू है, ये इंस्टीट्यूट किस स्तर का बनना चाहिए और इसकी ख्याति कैसे होनी चाहिए, यह यहाँ के फैकल्टी को, यहाँ पे तैनात अधिकारियों को और यहाँ के फर्स्ट बैच को उसकी न्यू को तैयार करना है। मैंने जो बताया कि आज की आवश्यकता है, लेकिन इसमें फ्यूचर भी छुपा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं, हम अक्सर बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का, हम अक्सर बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, हम अक्सर बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ये जितने भी शब्द हैं, यह समयबद्ध तरीके से समय से अगर न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय सरल नहीं है, सस्ता नहीं है, तो फिर ये शब्द बेकार हो जाते हैं, इनके मायने बदल जाते हैं। आम जनमानस का विश्वास अगर हमारी संवैधानिक संस्थाओं से हटा या पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था से हटा तो किसी के हित में नहीं है। और इस दृष्टि से हम लोगों को भी हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने को समय के अनुरूप तैयार करना है। आज आप इस समय आप देखते होंगे, साइबर क्राइम के 2 प्रमुख क्षेत्र देश के अंदर बड़े कुख्यात हुए हैं इस समय। एक सुदूर झारखंड में है और एक राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक है। लेकिन नकारात्मक मानसिकता कहाँ जाती है और कैसे किसी सिस्टम का और किसी तकनीक का दुरुपयोग करती है, इसके 2 उदाहरण हैं। झारखंड के जामताड़ा के पास और राष्ट्रीय राजधानी के मेवात में साइबर क्राइम से जुड़े हुए ज्यादातर मामले पाए गए हैं और उसके बाद लोगों का दृष्टिकोण वहां के बारे में बहुत नकारात्मक हुआ। ये चीजें हमें क्या दिखाती है कि लोगों में ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो योग्य योजक होने चाहिए थे, उसकी कमी थी, या फिर उन्हें उस प्रकार का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। समय के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अक्सर होता क्या है, साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं, जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, तोड़ाते हैं, भगाते हैं, लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस का भी है। अक्सर होता है, कहीं कोई अपराध हुआ, एफएसएल की लैब में जांच करने के लिए गया है, फिर वह महीनों लगते हैं उसमें रिपोर्ट आने में। बहुत बार पीड़ित पक्ष न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम अपने आप को केंद्रित करें, अब कंसंट्रेट करें इस विषय की ओर। और मुझे लगता है कि एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है आपके पास, हमें इसके
स्थापना के पीछे के उद्देश्यों से संतुष्टि होगी और हमें इस बात की आत्मिक संतुष्टि होगी कि उत्तर प्रदेश ने देश को एक अच्छा संस्थान दिया है और वह संस्थान अगर इसमें थोड़ा भी योगदान दे सकता है तो यह मेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी संतुष्टि का विषय होगा। संस्थान के पहले सत्र के प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जगदलपुर में भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर वह हजारों युवाओं से मिले, उनके विचारों को सुना, उनकी जरूरतों पर सकारात्मक निर्णय भी लिए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बस में किराया नहीं लगेगा। नारी सुरक्षा और सम्मान, महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करने वालों को शासकीय सेवाओं में मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल में लंबी कूद दौड़ में जो जीतता है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। कल समूचा राष्ट्र आजादी के जश्न मनाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आज आप सबके साथ बस्तर के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम, जिसमें युवाओं के जो सपने हैं, युवाओं के जो विचार हैं, उसको हम लोगों ने सुना। कल 15 अगस्त को मैंने कुछ घोषणाएं की। तो पहली घोषणा है कि जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं जो दूर से आते हैं, अब बस में किराया नहीं लगेगी। दूसरा, दूरस्थ अंचलों में जो शासकीय शाला में 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क प्रदान की जाएगी सभी ब्लॉक मुख्यालयों में। तीसरा, युवाओं से संबंधित जो घोषणा है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसीलिए हमने अगले सत्र से स्कूलों बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। जो आप तो निकल गए हैं, जो आपके पीछे जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए यह व्यवस्था की जाएगी कि यदि महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करेगा, बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करे, ऐसे आरोपियों को शासकीय सेवाओं में मौका नहीं मिलेगा, उसे पृथक रखा जाएगा। अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है, सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं, बहुत लोग ले रहे होंगे उसमें। तो हमने कल घोषणा की कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती खेल में जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसे प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और इसका प्रावधान इसी साल से लागू किया जाएगा। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले साल 4 मई से हम लोगों ने शुरू किया था। उसी समय से मेरे मन में ये धारणा बनी कि युवाओं के साथ भी भेंट मुलाकात करूं और मुझे खुशी है कि रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मैं देख रहा हूं कि आज जगदलपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और यहाँ के युवाओं ने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूँ ये युवाओं के साथ जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसकी बहुत ऊंचाई में बस्तर के युवाओं ने उसे पहुंचा दिया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार के जो शासकीय योजना है उसके बारे में, वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। 2 बच्चों ने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, बहुत अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और हम लोगों ने 2018 से जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू किया। पता कैसे? पहले राशन कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, अपने माता पिता से पूछना। अब कोई झंझट नहीं, सबके घर में राशन कार्ड। हम लोगों ने क्या किया? सीधा सबके हितग्राहियों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। पावर्ड बाय कमल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड,
fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भोपाल में शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 16 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हमीदिया कॉलेज में एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसी हस्तियां पढ़ी हैं जिन्होंने केवल राजनीति ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर मुकाम पाया है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की कि अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमीदिया कॉलेज से एक नहीं अनेकों हस्तियां निकली है। स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने का काम किया है। मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने यहाँ अध्ययन किया, तो लक्ष्मीनारायण शर्मा जी और कैलाश सारंग जी जो भोपाल की राजनीति के आधार स्तंभ रहे वो भी यहाँ पे पढ़े। नजमा हेपतुल्ला जी, ON श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फैजानुद्दीन जी, KN प्रधान साहब, हसना सिद्दीकी जी, गुफरान आजम जी, राघव जी, एक नहीं ऐसी अनेकों हस्तियों ने यहाँ जन्म लिया है कि केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में विशिष्ट काम करने वाली कई हस्तियां हमीदिया कॉलेज में पढ़ी है। अपना कॉलेज अपना ही होता है। आज मैं अपने बेटा बेटियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरे लिए आप सब परिवार हैं, परिवार का अंग। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं और इसलिए समाज के हर वर्ग के लिए और बेटे बेटियों के लिए भी अनेकों योजनाएं ऐसी बनाई जो उनके भविष्य को बेहतर बनाए। आज उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मेरी भी प्रेरणा रहे हैं। मैं बचपन से 3 चीजें, एक मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों कर्मकांड करते हैं, तो हमारे जो श्रद्धेय ब्राह्मण होते हैं, पंडित जो कर्मकांड कराते हैं, उनको कई तरह की चीजें उस समय दान करने की परंपरा थी, तो उसमें गीता जी की प्रति भी होती थी। बचपन में गीता जी मेरे हाथ लगी तो मैंने गीता जी पढ़ने की कोशिश की। पहले समझ में नहीं आया, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो धीरे धीरे गीता जी दिमाग में बैठती रही और एक बात पक्की हो गई कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना, सफल और सार्थक बनाना है। कुछ ऐसा करना है जो केवल अपने लिए नहीं औरों के लिए भी उपयोगी हो, देश और समाज के लिए भी उपयोगी हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता वो है जो औरों के लिए जीता है, देश और समाज के लिए जीता है। एक स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक है, वो पढ़ के हृदय उत्साह से भर जाता है। स्वामी जी ने कहा हमसे, सबसे, नौजवानों से कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको, तुम सब कुछ कर सकते हो। जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। और आज मैं और कोई का नहीं, आज प्रासंगिक होगा कि मैं मेरा ही उदाहरण आपको दूं। मैं भी एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मन में लगन थी, करने की जिद थी, जुनून थी, जज्बा था। तो मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बेहतर कर पाए। तुम में से हर एक कर सकते हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तुम में से हर एक बड़ा बन सकते हो, तुम में से हर एक महान बन सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या सोचते हो, कि तुम क्या सोचते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। एक साधारण जीवन हमें जीना है क्या, तो हम बिल्कुल मौज मस्ती करते हुए रोते गाते हंसते अपनी जिंदगी गुजार रहे, या फिर हम ये सोचें कि हमको एक महान जीवन जीना है। तुम में से हर एक महान बन सकता है, अनंत संभावनाएं सब में है। तो हम सब कुछ ना कुछ करने का, बड़ा करने का, बेहतर करने का सोचें
मैं यही अपील करता हूं, महाविद्यालय हमारा गौरव है और इसलिए हमसे कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसके कारण हमारे महाविद्यालय को नीचा देखना पड़े, महाविद्यालय परिवार को नीचा देखना पड़े। हम अपने देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए भी बेहतर काम करेंगे। आज मैडम ने अनेकों अपेक्षाएं हमारे कॉलेज की यहाँ पे मेरे सामने रखी है। कॉलेज की भव्य बिल्डिंग की बात कही है, अगर यहाँ बेहतर मॉडल बिल्डिंग बन सकती हो तो हम इसी महीने उसको स्वीकृत कर देंगे, देर नहीं लगाएंगे। अपने महाविद्यालय की विशाल और भव्य भवन सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। एक बार मैं फिर अपने पुराने सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। एआईसीसी मुख्यालय में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम सीएजी है। इस संस्था ने 7 बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसों की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दोगुने से भी ज्यादा। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी। सरकार का कहना है बहुत बढ़िया बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया। तीसरी, टोल में लूट। आप सब लोग तो खूब टोल देते होंगे आते जाते वक्त। अगर दिल्ली से मुंबई आज जाना हो तो 6,000 रुपए का तो आप टोल ही दे दीजिएगा सड़कों पर। दिल्ली से मुंबई अगर आपको दूरी नापनी है सड़क से। एनएचएआई का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्ट्रक्शन होता है तो टोल की कॉस्ट 75% कम होगी। ऐसा नहीं किया गया। मात्र 5 टोल बूथों का, मात्र 5 टोल प्लाजा का सीएजी ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। और सड़क पे कौन चल रहा है? आयुष्मान भारत। पूरे वक्त लोकसभा में यही सुनाई दे रहा था। आयुष्मान भारत में 7.5 लाख लोगों का 1 नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी आधार सेंटर जाइए, किसी भी आयुष्मान सेंटर जाइए, वो सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं। 1 नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम का भुगतान हुआ है। अब ये किसके पास गया है ये नहीं पता, लेकिन लाभार्थी के खाते में तो ये बिल्कुल नहीं गया। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब पता चल रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। और धांधली ऐसी वैसी नहीं हो रही है। पैसा जो जनता का है वो जा रहा है ठेकेदारों के गल्ले में, अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को जीएसटी का भुगतान हो रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सिंचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे। जो कार्यान्वयन एजेंसी है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी का एक पैसा होता है जो ठेकेदारों से जमा कराना होता है, वो तक जमा नहीं कराया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये छठा घोटाला सामने आया। क्या कहता है ये घोटाला? इसमें पेंशन का एक प्रयोजन होता है। वो पेंशन किसको जाती है? वो पेंशन जाती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। हर गांव में अगर आप आज की तारीख में चले जाइए तो आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वृद्धा, विकलांग, वृद्ध मिलाकर, जो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। किसी भी जगह चले जाइए वो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। अब पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट से यह सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में। और अंत में एचएएल को भी घसीटा है। सीएजी ने विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंभीर आरोप लगाया जिससे करीब राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी, मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है
उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का विरोध किया। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने क्लीन वाटर के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आप नेता सौरभ भारद्वाज से जवाब मांगा कि किस कारणवश 2016 से दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच सीएजी के द्वारा क्यों नहीं कराई गई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 से लेके और अभी कुछ दिन पहले तक निरंतर दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही जानकारी दी थी कि 2013-2014 में जल बोर्ड 500 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। हमारे दिल्ली जल बोर्ड के माननीय चेयरमैन और उस महकमे के मंत्री आदरणीय श्री सौरभ भारद्वाज जी सदन में उपस्थित हैं। मैं उनसे जानकारी जरूर लेना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि 2016 से दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच सीएजी के द्वारा क्यों नहीं करवाई गई है। आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आखिर क्या कारण है? क्या पूरे देश में कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण पेश किया जा सकता है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लोगों ने शिकायत की कि हमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह दूषित है। 7,500 सैंपल्स दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए और जब उनकी रिपोर्ट आई 2,500 सैंपल्स फेल हो गए और कहा गया यह पानी पीने के लायक नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से कि दिल्ली में जो जल उपभोक्ता है, जब पानी का बिल आता है, पानी का जो बिल उनको दिया जाता है वह पैसा एक बैंक को दिया जाएगा जो बिल का पैसा है, चाहे वो कैश दिया जाए चाहे वो चेक द्वारा दिया जाए, और बैंक जो है उस पैसे को उसी दिन या अगले दिन दिल्ली जल बोर्ड के पास जमा करा देगा। ये जल उपभोक्ताओं का पैसा था, जल बोर्ड का पैसा था। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जो बैंक था उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया और उसके बाद फिर जिस एजेंसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया फिर उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या इसमें कानून कायदे का उल्लंघन नहीं हुआ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जरूर चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी जरूर बताएं, क्या जब श्री नितिन गडकरी जी भारत सरकार के जल मंत्री थे, क्या दिल्ली जल बोर्ड को 6,000 करोड़ रुपया उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया? उसके बाद शेखावत जी जल मंत्री बने, लगभग 2,500 करोड़ रुपया उन्होंने जल बोर्ड को उपलब्ध कराया। और केंद्र सरकार पत्र लिखकर निरंतर जानकारी मांग रही है कि ये पैसा कहां खर्च किया गया है, आखिर उसकी जानकारी केंद्र सरकार को क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं मंत्री जी से इसकी जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर इस हाउस में बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली के लोगों के साथ ये वायदा नहीं किया गया था कि हम पीने के पानी की जो सप्लाई है उसमें सुधार करेंगे और उसके लिए कुछ उपाय बताए गए। ये भी कहा गया कि हिमाचल से पानी लाया जाएगा, एमओयू साइन हो गया। आखिर क्या कारण है कि हम उस मामले में एक भी कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? श्री मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, सोनिया बिहार से उन्हीं के समय में सब कुछ हुआ था, वही लेकर आए थे। आज इतने लंबे समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आखिर मुझे लीडर ऑपोजिशन के नाते ये पूछने का तो अधिकार ऑनरेबल मिनिस्टर से है कि आज आप बताइए हाउस को कि क्या कारण रहे हैं कि हिमाचल से आप पानी नहीं ला पा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये भी घोषणा की गई कि बरसात होगी, यमुना में जो बरसाती पानी बह जाता है समुद्र में जाके गिर जाता है, हम जो किसानों की जमीन यमुना के किनारे है उस जमीन को किराए पर लेकर गड्ढे खोदकर और उसमें यमुना के पानी को स्टोर करके और उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को सप्लाई करेंगे। आखिर उस मामले में क्या प्रगति हुई, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम रेनीवेल लगाएंगे, पलना में भी लगाएंगे, सोनिया बिहार के आसपास भी लगाएंगे। आखिर बताएं कि क्यों एक भी रेनीवेल क्यों नहीं लगा, क्या इसके पीछे कारण रहे हैं? मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र